हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे टॉपिक एक नया है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इस एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक में सबसे पहले आज हम लोग स्टडी करेंगे डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैसे, जिसको हम कैथोड रेस के नाम से भी जानते हैं। आपने 9th और 10th में पढ़ा दिया। तो हुआ क्या है, एक साइंटिस्ट हुए विलियम क्रुक्स, वो स्टडी कर रहे थे हाउ टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन गैसेस, कि गैसेस में हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करें। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते रहे थे, जिस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, ये ग्लास ट्यूब है जिसको बोलते हैं, ये किसी अच्छे मटेरियल की बनी होती है। ग्लास ट्यूब बहुत बड़ी सी होती है। इस ग्लास ट्यूब में दो एंड पर फिट किए जाते हैं मेटालिक इलेक्ट्रोड्स। एक को हम बोलते हैं एनोड और एक को हम बोलते हैं कैथोड। तो इस फिगर में मैंने इसको एनोड इलेक्ट्रोड्स लाइक दिस वे और एक कैथोड को मैंने कुछ इस ढंग से दिखाया है। क्यों, ये आप आगे समझेंगे जब मैं बताऊंगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो इस कैथोड को मैं बोल रहा हूँ परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड का मतलब जिसमें होल्स हो, छिद्रित। और इस ग्लास ट्यूब के अंदर क्या किया गया, कोई गैस ली गई है एट वेरी वेरी लो प्रेशर और एक वैक्यूम पंप लगाया है। इस वैक्यूम पंप की हेल्प से गैस का प्रेशर क्या करते हैं, लो करते हैं। और इसके दोनों एंड में बैक साइड ऑफ द इलेक्ट्रोड्स मैंने कोटिंग करी है ZnS की, जिंक सल्फाइड की कोटेड किया है, क्योंकि ये फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करती है। जब कोई रेज इससे टकराएगी तो एक फ्लोरिसेंस आएगा, मीन्स कुछ स्पार्क आएगा। अब हुआ क्या, एक्चुअली में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है केम एज ए रिजल्ट, कह सकते हो किस चीज का रिजल्ट है, कंडक्शन ऑफ द स्टडी ऑफ द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस बाय विलियम क्रुक्स। तो विलियम क्रुक्स जो थे वो कर क्या रहे थे कि गैसेस को बहुत लो प्रेशर पे लेते थे और very high potential difference is applied near about 10,000 volt. So he observed that some invisible rays are emitted from electrode, cathode and move towards anode. अब अगर ये इनविजिबल रेस है तो इसकी प्रेजेंस कैसे कंफर्म करें, इसके कारण The presence of these invisible rays is confirmed, कह सकते हो, due to ZnS coated fluorescence when these rays जो हैं strike on back side of electrode wall of the glass tube, so they produce spark, मतलब कुछ spark produce करते हैं। तो it means क्या हुआ कि कुछ invisible rays इधर से इधर क्या हो रही हैं, कैथोड को एनोड मूव कर रही हैं। तो that's why these invisible rays are called cathode rays। इन्हीं invisible rays को क्या बोला गया, कैथोड रेज बोला गया। तो ये उन्होंने एक अपना डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था विलियम क्रुक्स ने। जस्ट स्टडी कर रहे थे किस चीज की, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। इसी समय मीन क्या हुआ, जे थॉमसन ने इसी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और ये जो कैथोड रेस थी, इस कैथोड रेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बताएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको हेडिंग डालनी है, ये नोट करने के बाद, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस। तो ये जो ब्लैक से मैं शो कर रहा हूँ, जो रेस इनविजिबल रेस बोल रहा हूँ, ये रेस मूव कर रही है कैथोड टू एनोड, इन्हीं को हम बोल रहे हैं कैथोड रेस। तो इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, इसको नोट डाउन करें, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, क्यों, बिकॉज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in their path, they produce a sharp shadow। अगर इनके पाथ में कोई एक ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं तो दे प्रोड्यूस शैडो, एक छाया बनाती है इसकी।
It means they travel in straight line. Point number 2. Cathode rays are made up by material particles. Cathode rays are made up by material particles. Because when a light wheel of mica which can rotate about on axis, if it is placed in their path, it begins to rotate. अगर एक बहुत पतला सा माइका का एक व्हील, पैडल व्हील हम यहाँ पर रख दें जो अपनी एक्सेस में रोटेट हो सकता हो, तो होगा क्या, इट बिगिंस टू रोटेट. जैसे रखेंगे तो ये रोटेट होने लगेगा. तो which indicates कि cathode rays are made up by material particles. Point number 3, cathode rays carry negative charge. Cathode rays carry negative charge. तो होता कैसे confirm? Because when an electric field or magnetic field is applied on cathode ray, इसके ऊपर और नीचे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, then they deflected towards positive plate. तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं किसकी ओर, पॉजिटिव प्लेट की ओर, which indicates that they carry negative charge. Okay. They cause for the ionization of gas. Means यहाँ पर जो गैस होती है जो हमने ली हुई है, ये उस गैस को क्या कर देती हैं, कैथोड रेज आयनाइज्ड कर देती हैं. They cause for the ionization of gas. Next point, they produce, कह सकते हो, X rays when they strike on the surface of hard metal like tungsten, molybdenum. तो जब ये इनसे टकराती हैं तो क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं एक्स रेज. तो इन जनरल अगर मैं बोलूं तो अब एक मेन पॉइंट लगेंगे, द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल which are constituting cathode rays, is called electron, and the name electron was given by Stony Lorentz. स्टोनी लॉरेंज ने इसका नाम दिया था इलेक्ट्रॉन, ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. लेकिन डिस्कवरी किसने करी, ध्यान देना, जे थॉमसन ने. डिस्कवर्ड बाई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाई जे थॉमसन. द नेम इलेक्ट्रॉन वाज गिवन बाई स्टोनी लॉरेंज. अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो नोट डाउन करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. J.J. Thomson used different types of glass tubes, different types of metallic electrodes, and different types of gases inside the discharge tube. ध्यान से मेरी बात सुनिए. J.J. Thomson used different types of glass tube, different types of metallic electrodes, and different types of gases inside the discharge tube. Or every time he observed that the ratio of charge over mass, remains same. हर बार ये चार्ज ओवर मास का रेशियो, ये जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, ऑलवेज सेम मिलना था. कोई भी गैस यूज करें, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड्स यूज करें, कोई भी डिस्चार्ज ट्यूब किसी भी मटेरियल से बनी हुई हम यूज करें,
तो चार्ज ओवर मास रेशियो जो था निगेटिवली चार्ज पार्टिकल में, मींस इन कैथोड रेज, मींस कैसा पार्टिकल हुआ, नेगेटिव चार्ज्ड particles which are constituting cathode rays, in which the value of charge over mass ratio every time is equal to 1.76 into 10 to the power 11 coulomb per kg। तो यहां से पता चला देयरफॉर दिस नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इज ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और एटम, मींस किसी भी एटम का कह सकते हो ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है अपने आप में। क्यों, आप गैस का नेचर बदल रहे हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स बदल रहे हैं और मटेरियल ऑफ ग्लास ट्यूब भी बदल रहे हैं, लेकिन इस रेशियो पर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, मींस ना वैल्यू चार्ज की बदल रही है ना वैल्यू मास की बदल रही है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू इन्होंने चार्ज ओवर मास का रेशियो फाइंड आउट किया था जे थॉमसन ने। ये कलेक्टिवली अलग अलग नहीं वैल्यू पता चली थी, ये चार्ज ओवर मास का रेशियो आया था। फिर एक साइंटिस्ट हुए थे R.A. मिलिकन, उनका एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है। तो फ्रॉम हिज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ही कह सकते हो डिटरमाइन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट करी थी बाकायदा अपने एक्सपेरिमेंट में। तो देखिए हमें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता चल गया, चार्ज ओवर मास का रेशियो पता है, तो हम निकाल सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E डिवाइडेड बाई चार्ज ओवर मास रेशियो, मींस E बाई M रेशियो। तो देखिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 डिवाइडेड बाई चार्ज ओवर मास का रेशियो भी मैंने लिखा है 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11। इसको हम सॉल्व कर लें तो दिस वैल्यू कम्स इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ये वैल्यू ये आएगी। तो देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया, देखिए एकदम ना के बराबर नेग्लिजिबल मास है। अगर इस मास को हम कंपेयर करें सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट के एटम के मास मतलब हाइड्रोजन के मास के साथ इसका अगर हम कंपैरिजन करें तो देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन to the mass of hydrogen is equal to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg and mass of hydrogen होता है लगभग 1.67 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम। इसको हम सॉल्व करेंगे तो दिस फिगर विल कम 1837। तो देखिए यहां से हमें ये पता चलता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितना, 1/1837 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो भी मास है उसके मास का भी 1/1837 टाइम्स है, मतलब बहुत ही कम है, एकदम नेग्लिजिबल मास है इलेक्ट्रॉन का। तो यहां से हम इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर सकते हैं, तो उसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर लें। एन इलेक्ट्रॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। एन इलेक्ट्रॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम
which carries unit negative charge, which carries unit negative charge and has a mass equal to 1/1837th mass of hydrogen atom, and has a mass equal to 1/1837th mass of hydrogen atom. Okay. तो यहां पर जो सबसे मेन बात आपको माइंड में रखनी है, कैथोड रेस मीन्स निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से जो मिलकर बनती है उनको हम क्या बोलते हैं, कैथोड रेस। ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन। और इस निगेटिव चार्ज पार्टिकल किसी भी एटम का हो, इसमें चार्ज ओवर मास का रेशियो ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। ठीक है, ये वैल्यू आप माइंड में रखिएगा। और इसका रिलेशन मींस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कैलकुलेट किया मैंने, 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। और इसका हाइड्रोजन के साथ कंपैरिजन माइंड में रखेंगे, कितना टाइम्स है, 1/1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक, अब आएंगे नेक्स्ट, इसमें में ही डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जिसको हम लोग बोलते हैं एनोड रेस या कैनोल रेस। एनोड रेस। अब समझिए ये आइडिया कैसे आया। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी तो ये चीज कंफर्म हो गई कि कोई भी एटम है उसमें निगेटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद है। अगर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल किसी भी एटम में मौजूद है तो इट मींस एन एटम इज, कह सकते हो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कोई भी एटम है एज होल वो ऑलवेज क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एंड द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इज एस्टेब्लिश्ड इन इट। और उस एटम के अंदर हम खोज कर चुके थे कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या है, मौजूद है। अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो माइंड में एक थॉट आया, आइडिया आया कि इस एटम के अंदर होना हो कुछ पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद होगा। तो जब ये थॉट आया कि पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए उस एटम के अंदर, तो सबसे पहले गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने उसी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को आगे परफॉर्म किया जो कि जे थॉमसन ने यूज किया था। तो उन्होंने क्या किया, यूज किया जो कैथोड था, परफोरेटेड कैथोड उन्होंने लिया। इसीलिए यहां पर मैंने लिख दिया परफोरेटेड कैथोड। तो उस टाइम पे उन्होंने परफोरेटेड कैथोड का उपयोग किया और सेम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया। मींस हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। और जैसे ही हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहां पर उन्होंने कोटिंग कर दी थी ZnS की फ्लोरेसेंस की, कि कुछ यहां पर स्पार्क आ रहा है। यहां तो आ ही रहा है लेकिन साथ में यहां पर भी मिल रहा है। तो ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि सम इंडिविजुअल रेस आर आल्सो कमिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड। मतलब एनोड से भी कैथोड की तरफ कुछ इनविजिबल रेस आ रही हैं। तो अगर ये इसको मूव कर रही हैं तो विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्यों, ये इलेक्ट्रोड है कैसा अपने आप में, निगेटिवली चार्ज है। तो इस ओर अगर कुछ रेस मूव कर रही हैं तो इन रेस का नाम क्या रखा गया, एनोड रेस, क्योंकि एनोड से मूव कर रही किस ओर, कैथोड की तरफ। फिर इन एनोड रेस की भी वही कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो कैथोड रेस की थी। मतलब दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे आर मेड अप बाई मटेरियल पार्टिकल्स, दे कैरी, वहां पर क्या कैथोड रे में क्या था, निगेटिव चार्ज, तो दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं तो ध्यान दें
positively charged particles which are constituting anode rays. पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कह सकते हो विच आर कंस्टिट्यूटिंग एनोड रेस. तो इन विच कह सकते हो द वैल्यू ऑफ चार्ज ओवर मास डज नॉट रिमेन्स. इसमें चार्ज ओवर मास की जो वैल्यू होती है वो सेम नहीं रहती है. मीन द वैल्यू ऑफ चार्ज ओवर मास फॉर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच आर कंस्टिट्यूटिंग एनोड रेस depend upon the nature of gas taken inside the discharge tube. जो हम गैस लेते हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब में उसके नेचर पे ये निर्भर करती है कि किस नेचर की है वो. इसको ऐसे समझें, ध्यान से समझना. जैसे हमने हाइड्रोजन गैस ली हुई है डिस्चार्ज ट्यूब में, तो होता क्या है, लो प्रेशर में हाइड्रोजन गैस फर्स्टली स्प्लिट्स या डिसोसिएट्स इनटू गैसियस एटम. ये टूट जाती है. ठीक. व्हेन हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ध्यान से मेरे शब्दों को सुनेंगे. व्हेन वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड, फर्स्टली इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम मेटेलिक कैथोड. ध्यान से मेरी बात सुनेंगे. फर्स्टली इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम मेटेलिक कैथोड. दीज इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो आर हाई स्पीड अप इलेक्ट्रॉन, आर नोन एज स्पीड अप इलेक्ट्रॉन. बहुत हाई स्पीड अप इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एंड दे कोलाइड. ये इलेक्ट्रॉन निकले फर्स्टली एमिटेड फ्रॉम मेटेलिक कैथोड, और इनको हम बोलते हैं हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन. दे कोलाइड ऑन हाइड्रोजन एटम. ये टकराते हैं इस हाइड्रोजन एटम से जो मौजूद है यहां पर. एंड आयनाइजेस, इसको आयनाइज कर देते हैं गैस. ये बैलेंस के लिए. ठीक. तो ध्यान दें, ये जो इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड निकला यहां से और फिर गैस को क्या किया इसने, आयनाइज किया. तो यही तो है एक्चुअल में कैथोड रेस. तो कैथोड रेस जो होती है इज फर्स्ट emitted from metallic cathode and then ionization of gas. सबसे पहले कहां से निकली, मेटेलिक कैथोड से, एंड देन आयनाइजेशन ऑफ गैस. और ये जो है, ध्यान से समझना, ये बना क्या, एनोड रेज. यही तो बना पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. और ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसको मैंने इधर से रेड वाले से शो कर रहा हूं और ब्लैक वाले मूवमेंट को दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये हुआ क्या, एनोड रेस. और ये हुआ क्या, कैथोड रेस. तो ध्यान दो, कैथोड रेस इज फर्स्ट एमिटेड फ्रॉम मेटेलिक कैथोड and then from the ionization of gas. फिर आयनाइज्ड हो रही गैस, यही आगे बढ़े. तो जब आयनाइज्ड हुई गैस तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव कर रहे हैं, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल. और ये जो बना पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच आर कंस्टिट्यूटिंग एनोड रेस मूव टुवर्ड्स कैथोड. ये कैथोड की तरफ लगा है. ठीक. तो देखें ध्यान से, ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है कैथोड की तरफ, तो इसमें चार्ज ओवर मास का जो रेशियो होगा वो हर गैस के लिए सेम नहीं होगा. अगर आपने नेचर ऑफ गैस बदल दिया तो चार्ज भी बदल सकता है और उसका मास भी बदल सकता है. ध्यान देना. कोई दूसरी गैस लेंगे तब यहां पर मास अलग आएगा, हो सकता है चार्ज भी अलग आ जाए, 2 यूनिट पॉजिटिव आ जाए, 3 यूनिट पॉजिटिव आ जाए. तो ध्यान रखना है हमें,
एनोड रेस में क्या होता है, चार्ज ओवर मास का रेशियो डिपेंड करता है द नेचर ऑफ गैस टेकन इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक। और वैल्यू ऑफ चार्ज, द वैल्यू ऑफ चार्ज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉक्ड आउट फ्रॉम गैसियस एटम, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं बाहर उस गैसियस एटम से, उतने ही यूनिट उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर 1 यूनिट पॉजिटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ है, 2 यूनिट पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ है, 3 यूनिट पॉजिटिव है मीन 3 इलेक्ट्रॉन का उस गैसियस एटम से रिमूवल हुआ है। एंड द वैल्यू ऑफ मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा तो उसकी वैल्यू ऑफ मास किसके इक्वल होगी, मास ऑफ एटम के ही। भाई जैसे H प्लस आयन का मैं मास पूछूं तो ये किसके बराबर होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के, बिकॉज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड नेग्लिजिबल। किसी भी आयन का मास, चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो, ऑलवेज उसका मास एटम के मास के ही हम बराबर मानते हैं। क्यों, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड नेग्लिजिबल। ओके, अब अगर हम यहां पर बात करें, अगर गैस ली गई है कौन सी, हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज ट्यूब में, तो हाइड्रोजन गैस, ध्यान दो, द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस जो होगा वो सबसे कम होगा गैसों में। तो कह सकते हो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का मास क्या हो गया, सबसे कम। और उस पर जो चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है, मास ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के बराबर। एक ही यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मींस 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर उस पर चार्ज है। तो ध्यान देना, इफ वी टेक हाइड्रोजन गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, देन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या बनना है हमारा, विच आर कंस्टिट्यूटिंग एनोड रेज इज H प्लस, और इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में जो मास होगा वो बराबर होगा मास किसका, हाइड्रोजन एटम का। और जो चार्ज होगा वो बराबर होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मींस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90, इतने गुना। तो यहां पर जो चार्ज ओवर मास की वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू 9.58 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम पर केजी, ठीक। अब ध्यान देना, ये रेशियो निकलता है पूरा, अलग अलग सेपरेट वैल्यू नहीं। वैल्यू चार्ज ओवर मास का रेशियो इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच आर कंस्टिट्यूटिंग, कह सकते हो एनोड रेस इज इक्वल टू दिस। अब हमें पता है क्या, चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो मास निकालें वो बराबर इसी के आना चाहिए, तो ये वैल्यू आती नहीं है उसी के बराबर। तो मास अगर हम देखें तो ये जो चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई, इसको हम डिवाइड कर दें इस वैल्यू से ही, तो आप देखेंगे दिस कम्स इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर minus 27 kg, that is equal to mass of hydrogen atom। ये इक्वल टू निकलेगा किसके, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के, इसी के ठीक बराबर। तो दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इन हाइड्रोजन गैस इज नोन एज, इज टर्म्ड एज प्रोटॉन, इसी को हमने प्रोटॉन बोला है। This positively charged particle in hydrogen gas which are constituting anode rays is known as proton।
ध्यान देना, प्रोटॉन actually the charge over mass ratio is not constant for anode rays. It depends upon the nature of gas taken inside the discharge tube. So positively charged particles which are constituting anode rays कह सकते हैं are not fundamental particles, but the charge over mass ratio for positively charged particle constituting anode rays is an integral multiple of charge over mass ratio of H plus ion. So this H plus ion or proton is a fundamental particle of an atom. Okay. तो इसको अगर हम डिफाइन करें प्रोटॉन को, है क्या, तो प्रोटॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड हैड ए मास इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. ओके, अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हेडिंग ले लें. एक्चुअल में न्यूट्रॉन का आइडिया माइंड में कैसे आया कि एटम के अंदर कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी मौजूद है और उन पार्टिकल्स का कुछ कुछ मास भी है. एक्चुअली में ये आइडिया इस ढंग से आया कि किसी भी एटम के मास को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो करते कैसे कैलकुलेट. जब डिस्कवरी हो चुकी थी किसकी, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की, तो मास ऑफ एटम एक्चुअल में होना क्या चाहिए, मास ऑफ atom must be equal to mass of proton plus mass of electron. ठीक, ये एक्चुअल में होना चाहिए. और अगर हम इसके अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इज कंसीडर्ड नेग्लिजिबल, ये ना के बराबर है, तो 0 ले ले. तो मास ऑफ एटम एक्चुअल में होगा क्या, मास ऑफ प्रोटॉन. अब मास ऑफ प्रोटॉन अगर हमें पता करना है तो पता कैसे करेंगे, प्रोटॉन का मास अगर हमें निकालना तो हमें ये पता चल जाए कि कुल कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद हैं. तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ ईच प्रोटॉन. मास ऑफ ईच प्रोटॉन होता है 1 AMU. तो दिस कम्स इक्वल टू दिस AM. ये वैल्यू होनी चाहिए. तो एक्चुअल में इट वाज, कह सकते हो, फाउंड दैट दिस मास इज ऑलवेज लेस देन एक्चुअल मास ऑफ एटम. मतलब ये जो मास था ये ऑलवेज लेस देन था, लेस देन द एक्चुअल मास ऑफ एटम. इसको एक एग्जांपल से समझें, जैसे फॉर सोडियम एटम. तो सोडियम एटम का मास होना क्या चाहिए, मास ऑफ सोडियम एटम must be equal to number of proton present in sodium atom into AMU unit. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहते हैं, 11 AMU के बराबर. ये होना चाहिए था सोडियम एटम का मास. बट एक्सपेरिमेंटली दिस हैज बीन सीन दैट
द मास ऑफ सोडियम एटम जो है ये 23 AMU। तो देखिए डिफरेंस कितने का आ गया इन दोनों में, 12 AMU का। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी एटम का जो मास है वो अगर हम देखें बराबर किसके होना चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन के, लेकिन ये वैल्यू ऑलवेज लेस देन निकलती है एक्चुअल मास ऑफ द एटम, जो एक्सपेरिमेंटली हमें फाइंड आउट होता है उससे हमेशा कम, सिर्फ हाइड्रोजन एटम को छोड़कर, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। बाकी सभी केस में ऑलवेज ये मास जो होगा कह सकते हो लेस देन होगा, जो एक्चुअल मास होना चाहिए एटम का उससे ऑलवेज लेस देन। तो ये हमको क्या बताता है, ये हमें एक आइडिया देता है ये कि इस एटम के अंदर निश्चित ही कोई एक ऐसा पार्टिकल मौजूद है जो नेचर में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो हम कर ही चुके हैं एटम को, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे मतलब पॉजिटिव चार्ज यूनिट होंगी उतनी ही नेगेटिवली चार्ज यूनिट होंगी, तो न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गई। तो इट मीन जो भी पार्टिकल होगा वो नेचर में कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, और विद कंसीडरेबल मास, मतलब उसका कंपेरेबल मास होना चाहिए, कुछ ना कुछ मास भी होना चाहिए। तो यहां से ये आइडिया आया कि निश्चित ही न्यूक्लियस के अंदर कोई ऐसा एक न्यूट्रल पार्टिकल मौजूद है जिसका कुछ ना कुछ मास भी है। तो इस चीज को कंफर्म किया किसने, चैडविक ने। तो चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसको हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट चैडविक का। तो चैडविक ने क्या किया था कि अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करी थी ऑन द सरफेस ऑफ लाइट एलिमेंट्स। कुछ लाइट एलिमेंट्स लिए थे, उनकी सरफेस पे अल्फा पार्टिकल्स की क्या करी उन्होंने, बम्बार्डिंग करी। तो सम न्यू पार्टिकल्स वर एमिटेड, तो कुछ न्यू पार्टिकल्स क्या होते हैं, निकलते थे। दीज न्यू पार्टिकल्स जो थे कैरी नो चार्ज एंड कह सकते हो हैज ए मास इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसको समझे ध्यान से, चैडविक परफॉर्म्ड कह सकते हो एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही कह सकते हो बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल, जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल था ऑन द सरफेस ऑफ लाइट मेटल। जैसे अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है समझ लें, अल्फा पार्टिकल मींस बाई पॉजिटिव हीलियम आयन, इसको बोलते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन होता है या हीलियम न्यूक्लियस। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस 2He4। तो बाई पॉजिटिव हीलियम आयन इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। इस अल्फा पार्टिकल की क्या करी, लाइट मेटल की सरफेस पे बम्बार्डिंग करी, उससे कुछ न्यू एलिमेंट्स एमिट हुए जो नेचर में कैसे थे, न्यूट्रल थे, और जो इनका मास जो था इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो देखिए जैसे ही अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग हुई, मान लीजिए लिथियम, तो गिव्स ये एक न्यूट्रल एटम जिसका कुछ मास भी है और चार्ज 0। जैसे बेरिलियम बी जैसे बोरॉन तो चैडविक ने एक फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल क्या करी, बम्बार्डिंग करी, किसमें, लाइट मेटल की सरफेस पे।
तो उससे कुछ न्यू पार्टिकल्स एमिट हुए, ये न्यूट्रल होते हैं नेचर में और इनका मास इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो दिस न्यू पार्टिकल इज टर्म्ड एज न्यूट्रॉन, इसी को न्यूट्रॉन बोला। तो न्यूट्रॉन कह सकते हो इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम विच कैरीज जीरो चार्ज, या कह सकते हो विच कैरीज नो चार्ज एंड हैज ए मास इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। और इसका जो मास होता है वो इक्वल टू मास ऑफ क्या है, प्रोटॉन है। ओके, तो ये तो हो गई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब देखिए कुछ अदर टर्म्स जो यूजफुल होंगी, लाइक एटॉमिक नंबर, जेड। एटॉमिक टर्म नंबर एक्चुअल में टर्म है क्या, उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एटम में जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है उसको रिप्रेजेंट करता है क्या, जेड। मतलब जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, मींस टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट on the nucleus। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस जो होगा वो इक्वल टू होगा किसके, एटॉमिक नंबर जेड के। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है किसके इक्वल टू होगा, तो ईच पॉजिटिव चार्ज जो है कह सकते हो करस्पॉन्ड्स टू वन प्रोटॉन। तो कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये उसके बराबर होगा एटॉमिक नंबर जेड, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट on the nucleus, या total number of proton present in the nucleus, that is also equal to the total number of electrons present in the atom। एटम के अंदर कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उसी के ये इक्वल होगा। क्यों, इलेक्ट्रिकली एटम क्या होगा, एज होल न्यूट्रल। तो जेड हमें माइंड में रखना है, हमेशा इक्वल टू हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, या कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब हम बोलेंगे तो ध्यान रखना वो एटम की बात है, इन एटम, नॉट इन आयन। ठीक, तो एटॉमिक नंबर जेड दिस, एक होता है एटॉमिक मास नंबर, सॉरी मास नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। अब मास नंबर क्या होता है, मास नंबर एक्चुअल में किसी भी एटम का सम होता है द टोटल नंबर्स ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये माइंड में रखेंगे क्या, दैट इज मास नंबर। और मास नंबर जो होता है
और एटॉमिक मास में एक डिफरेंस होता है। मास नंबर जो होगा ऑलवेज एक होल नंबर होगा, बट atomic mass is not usually a whole number। तो एटॉमिक मास जरूरी नहीं कि ऑलवेज होल नंबर हो, लेकिन मास नंबर जो होगा ऑलवेज क्या होगा, होल नंबर, क्योंकि नंबर के ऊपर डिपेंड्स है। अब किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट अगर हम किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करें एक्स से, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर जेड के टर्म्स में। तो उसको लिखने के दो तरीके हैं। हमेशा मास नंबर को ऊपर लिखते हैं लाइक दिस वे, सुपरस्क्रिप्ट, और सबस्क्रिप्ट लिखते हैं एटॉमिक नंबर को, जेड को, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए तो किसी भी एलिमेंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो लाइक दिस वे हम माइंड में रखेंगे। एक होते हैं न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे नोन करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे किसी भी एटम में, दैट इज इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर हम मास नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन को, तो हमें क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब इसी में कुछ छोटी छोटी डिफिनेशंस और हैं, जैसे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या हैं, जैसे लाइक कार्बन 12, कार्बन 14। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट। कार्बन एलिमेंट्स के ये दो रूप हैं, एक कार्बन 12 के रूप में और एक कार्बन 14 के रूप में। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये अपने आप में आइसोटोप्स कहलाएगा। आइसोटोप्स में क्या है, एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट। जैसे ऑक्सीजन 16, 17, 18। तो यहां पर देखिए 8, 8, 8 एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, बट मास नंबर आर डिफरेंट। तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। जैसे क्लोरीन Cl 35, 17, Cl 37 मास नंबर, 17 एटॉमिक नंबर। तो ये दोनों भी क्या कहलाएंगे, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या है, सच एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सच एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स which having same atomic number but different mass number are called isotopes। उनको हम लोग बोलते हैं क्या, आइसोटोप्स। एक होते हैं आइसोबार्स,
आइसोबार्स जैसे आर्गन मास नंबर 14, एटॉमिक नंबर 18, इसके आगे पोटेशियम 40, इसके आगे कैल्शियम 40, इसके आगे स्कैनेडियम 40। तो ध्यान दें, सेम क्या आ रहा है मास नंबर, डिफरेंट क्या आ रहे हैं एटॉमिक नंबर, और ये क्या है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं एटम। तो कह सकते हैं सच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यहां पर सेम एलिमेंट के थे एटम्स, यहां पर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैविंग सेम मास नंबर but different atomic number are called isobars। यहां पर सेम एलिमेंट्स के एटम होंगे आइसोटोप्स में, यहां पर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होंगे। एक होते हैं आइसोटोन्स, आइसोटोन्स जैसे तो आइसोटोन्स का मतलब क्या है, ध्यान से समझना, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मौजूद हों। सच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखिए सी इनमें 14 माइनस ए माइनस जेड करोगे तो ए माइनस जेड करने में क्या आएगा 8। यहां पर अगर हम a माइनस जेड करेंगे तो क्या आएगा 8, a माइनस जेड करेंगे तो क्या आएगा 1। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ रहे हैं सभी में सेम। तो कह सकते हैं ये तीनों क्या है आइसोटोन। तो ध्यान रखना है आइसोटोन्स की डिफिनेशन क्या है, सच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। एक होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो इलेक्ट्रॉन्स। तो आइसो इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, सच केमिकल स्पेसीज, ऐसी सभी केमिकल स्पेसीज, ये एटम भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं, विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। Such chemical species, atom or ion which contain same number of electrons are known as isoelectronic species। जैसे सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन। यहां पर देखिए तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10 10 10। तो दीज थ्री आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। जैसे क्लोराइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, कार्बाइड। तो यहां पर भी निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी सेम निकलेंगे 10 10 10 10। तो ये सभी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या बन गई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज।
अब देखिए कुछ प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड जो बुक में है। Calculate the number of proton, neutrons and electrons in इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर किसके होगा, जेड के। क्लियर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर किसके होगा, ई माइनस जेड के। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम में बराबर जेड के ही होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो इसको अगर हम कंपेयर करें इस सिंबल को लाइक दिस, ए बी आर जेड, तो ए रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 80 को। जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 35। अब ये वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो ध्यान से देखें ये वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन 35 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 80 माइनस 35 तो 45। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और इसी में, ये इंडेक्स का है, ध्यान रखिएगा, बुक से आप देख सकते हैं क्वेश्चन। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए स्पेसीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए स्पेसीज आर इक्वल टू 18, 16 respectively. Assign the proper symbol of species. कोई केमिकल स्पेसीज है, जरूरी नहीं है केमिकल स्पेसीज एटम ही हो, आयन भी हो सकती है, कैटायन भी हो सकती है, एनायन भी हो सकती है। तो हमें उसका सिंबल आइडेंटिफाई करना है क्या। तो यहां से देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 16, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, जेड को। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 है। तो मास नंबर हमें पता है वेरी वेल कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का क्या होता है, सम अलजेब्रिक। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन अगर हम करेंगे 16 प्लस 16 32, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 32 और जेड की वैल्यू क्या है 16। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए किसने है 80। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू या आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ध्यान दें जनरली कोई भी एटम होगा तो एटम इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और अगर एटम ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो इट मींस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहां पर इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो केमिकल स्पेसीज है वो एटम नहीं है, वो कोई आयन है, या तो कैटायन होगा या फिर एनायन। तो ध्यान दें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मोर देन प्रोटॉन है। यहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो मोर देन प्रोटॉन निकल रहे हैं। अगर मोर देन प्रोटॉन है तो इट मींस कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए तो इट मींस जो आयन होगा वो नेचर में कैसा होगा, एनायन होगा, निगेटिवली चार्ज होगा आयन। ठीक, अगर वो निगेटिवली चार्ज होगा तो कितना निगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो हम ये देखें कितने एक्सेस में इलेक्ट्रॉन आए। तो अगर न्यूट्रल होता है एटम तो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होने चाहिए,
प्रोटॉन के तो कितने 16 है, तो 16 होने चाहिए, तो एक्सेस में कितने आए 2। तो इट मींस जो भी स्पेसीज है उसमें जो चार्ज है वो 2 यूनिट निगेटिव। लेट मान लेते हैं वो जो स्पेसीज है दैट इज ई है, ये रिप्रेजेंट कर लिया उसको, तो इसके ऊपर 2 यूनिट निगेटिव चार्ज ले लिया। इसका मास नंबर ए कितना है 32 और एटॉमिक नंबर जेड कितना है 16। तो ये आ गया एक्चुअल में उस स्पेसीज का सिंबल। तो हम देख सकते हैं 16 एटॉमिक नंबर 32 मास नंबर का एलिमेंट अपने आप में होता है सल्फर। ये तो ये आंसर हो गया। ठीक है, फिर देखिए एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन हैं। तो देखिए ये एक्सरसाइज है एटॉमिक स्ट्रक्चर की एनसीईआरटी की, इसमें 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है किसमें, इन 1 मोल ऑफ मीथेन। मीथेन का फार्मूला CH4। तो देखिए ध्यान से, 1 मोल मीथेन में कार्बन का 1 मोल एटम है और हाइड्रोजन के 4 मोल्स एटम है। 1 मोल अगर हम मीथेन लेंगे तो इसमें कार्बन का 1 मोल एटम एंड हाइड्रोजन के 4 मोल एटम। तो हमें पहले इसमें ये पता जानने चाहिए कि 1 मोल मीथेन में हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो देखिए इसमें कितने, 1 मोल कार्बन में हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। तो यहां पर 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, एटॉमिक नंबर तो 4 है, तो कह सकते हैं 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो 1 मोल के अंदर टोटल कितने मोल्स आ जाएंगे, इन दोनों का सम कर लें तो 6 + 4 कितने हो गए 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखिए 1 मोल के अंदर जो टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए नंबर में जाना है। मोल पता है, मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर Na, तो 10 into Na, तो दिस कम्स इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 और 8 10 और है तो हो गया 10 की पावर 24। दैट इज आंसर। अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट, फाइंड, या आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं 2.2 का सेकंड पार्ट। फाइंड, ए पार्ट है टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। एक तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ रहा है कितना एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन पूछ रहा है कितना, किसमें, इन 7 मिलीग्राम ऑफ C14 और मास ऑफ 1 प्रोटॉन ए न्यूट्रॉन दे रखा है 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो देखिए 7 मिलीग्राम ऑफ C14, तो मिलीग्राम को पहले हम कन्वर्ट कर ले मोल में, तो 7 मिलीग्राम को कन्वर्ट किया ग्राम में, डिवाइड किया एटॉमिक मास से, तो इतने मोल आ गए
C14, ठीक है। तो ये सॉल्व करके आएगा 1/2 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ C14। अब ध्यान दें, कार्बन 14 का अगर 1 मोल हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें पता करने हैं। तो C14 का जो एटॉमिक नंबर होता है Z, दैट इज 6, मीन्स 6C14, ये Z और ये E, तो इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस Z ये 8 आया। तो ध्यान दें, ये 1 मोल के अंदर निकल रहा है। 1 मोल के अंदर जो टोटल मोल ऑफ न्यूट्रॉन होंगे विल बी इक्वल टू 8। तो इतने मोल के अंदर कितने हो जाएंगे? इक्वल टू 8 इंटू 1/2 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ न्यूट्रॉन। अब इनको मोल ऑफ न्यूट्रॉन आ गया तो नंबर में कन्वर्ट करना है, इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई एनी। तो 8 इंटू 1/2 इंटू 10⁻³ इंटू Na 6.02 टू 10⁻23। इसको हम सॉल्व कर लें दिस, इतनी। और हमें ईच न्यूट्रॉन का मास पता है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है जिसमें मल्टीप्लाई कर दें किसका? इसका। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन विल इक्वल टू 1.675 इंटू 10⁻27 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2.4088 इंटू 10⁻21। दैट विल बी आंसर, ठीक है। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट आप कर सकते हैं। अब इसी में दो तीन क्वेश्चन और पढ़ गया है नीचे, आगे मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2.42। क्वेश्चन ये बोलता है एन एलिमेंट विद मास नंबर 81, कोई एलिमेंट है लेट ई जिसका मास नंबर है कितना? 81। कुछ इसका एटॉमिक नंबर होगा, जेड अभी नहीं पता। कंटेन्स 31.7% more neutron as compared to proton, as compared to proton। तो बोला है इस एलिमेंट्स में जिसका मास नंबर 81 है कंटेन्स इतने परसेंट मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो अरेंज द एटॉमिक सिंबल, तो पूछ रहा है एटॉमिक सिंबल आप बताइए क्या होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एटॉमिक नंबर अगर हम जेड मान लें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बराबर हो गए जेड के, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बराबर है जेड के, एंड मास नंबर ए बराबर है 81 के। ये डाटा है हमारे पास।
अब बोला इतने परसेंट मोर है न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन, जितने भी प्रोटॉन्स हो, तो प्रोटॉन है कितने, जेड, उसका इतने परसेंट और ज्यादा कर दें तो जेड का 31.7% मोर कर दिया। जितने प्रोटॉन है उसका इतने परसेंट ज्यादा कर दिया, तो वो किसके बराबर हैं, ध्यान देना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। ठीक है, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है कितने, ये फिगर होगी कितनी, तो यहां से अगर हम देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, ए माइनस जेड, तो कह सकते हैं ये जो फिगर है दैट इज इक्वल टू ए माइनस जेड। अब हम ए की वैल्यू रख दें तो देखिए जेड प्लस, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 131.7/100 जेड इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 81 माइनस जेड। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये निकल के आएगा वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 35। तो जेड की वैल्यू जैसे ही 35 आ गई तो ध्यान दें तो एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन क्या गया 35 E 81। This is the symbol of element, atomic number 35 और mass number 81। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आ गया है 2.43। ये गए हैं, ध्यान से सुने और अपनी बुक में देख भी सकते हैं। एन आयन विद मास नंबर 37 पॉजेस 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। कोई आयन है जिसमें 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, मास नंबर बोल रहा है 37। इफ द आयन कंटेन्स, कुछ इसका एटॉमिक नंबर होगा हमें पता नहीं है, आयन कंटेन्स 11.1% more neutron than electrons. Find the symbol of ion. तो इतने परसेंट मोर है न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका इतने परसेंट और ज्यादा हो रहे हैं क्या, न्यूट्रॉन। तो ध्यान से देखें, इससे मुझे क्या पता चल रहा है, मास नंबर ए की वैल्यू 37, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा ए माइनस जेड दैट इज इक्वल टू 37 माइनस जेड। ठीक, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं और ए ये है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जेड के ही, ये बराबर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक, लेकिन यहां पर नेगेटिव चार्ज है तो जेड प्लस 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, जितना भी जेड होगा उसमें एक और ऐड करना होगा। ठीक है, अब इससे इक्वेशन बना लें, ये एलिमेंट कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं,
इसका 11.1% ज्यादा है न्यूट्रॉन, तो ये बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर है, 37 माइनस जेड इज इक्वल टू जेड प्लस 1, ये हमने कॉमन ले लिया दोनों तरफ से, तो ये निकल के आ जाएगा 111.1/100। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी निकल के जेड इज इक्वल टू 70। तो जेड 17 आ गया, तो इसलिए सिंबल क्या निकल गया एलिमेंट का, 17 ई यूनिट नेगेटिव चार्ज 37, दैट इज इक्विवेलेंट टू क्लोरीन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं जो बेस्ड हो इसके ऊपर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, दिस। और एक चीज और ध्यान रखना, ए बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ओके।